नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अपने हिंदी के टॉप एमकेसी जो आपके एलएलबी प्रवेश परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके साथ फिर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़रूरत है आपको ध्यान से पढ़ने की। एयू एलएलबी के प्रवेश परीक्षा होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। यह न केवल किसी विश्वविद्यालय के एलएलबी प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए है, बल्कि उन परीक्षाओं के भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जहाँ पे हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़रूरत है ध्यान से और धैर्य रख के पढ़ने की। चलिए हम लोग अब ज़्यादा समय खर्च न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, शोकाकुल में समास है, यानी शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। पहला ऑप्शन सही है। शोकाकुल में देखिए तत्पुरुष समास में यदि आप और बात करें तत्पुरुष समास को समझने के लिए, तो उसमें जो हम लोग कारक पढ़ते हैं, कर्ता और संबोधन को छोड़ दें तो कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण, अपदान, संप्रदान, ये सब जो 6 मैंने बताया ये सब समास होते हैं। यदि कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है शोकाकुल में कौन समास है, तो आपको तत्पुरुष न लिख के शायद ऑप्शन में दे दिया अधिकरण समास, क्योंकि अधिकरण में में होता है, शोक में कुल, तो यहाँ पे अधिकरण समास हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास ऑप्शन ऐसे दे सकता है उन छओं का प्रयोग करके। तो वहाँ पे सही हमें आंसर टिक करना होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। यदि हम तत्पुरुष समास की बात करें तो पहला जो पद होता है वो गौड़ होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ देखिए शोकाकुल, कुल यहाँ प्रधान पद है और जो शोका है प्रथम पद है, ये गौड़ है। तो चलिए फिर यदि आगे समास के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है। देखिए जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछे जाते हैं ये हम ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसको पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है, या इसके लिए आप 10, 20, 25, 30 क्वेश्चन कुछ पढ़ लेंगे, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। आप यदि गांव से जुड़े हैं तो हिंदी से भी आप जुड़े हुए हैं, तो हमारे समाज और गांव में भी लोग मुहावरों का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये बहुत एक आसान टॉपिक, इसको हम ऑप्शन से रिलेट करके या ऑप्शन के द्वारा इसका हम सही टिक लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जूतियों में दाल बांटना, दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा करना। देखिए जूतियों में दाल बांटना, तो यहाँ पे यदि आप इसको ध्यान से देखें, जूतियों में दाल बांटना मतलब अपमान करना। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, जूतियों में दाल बांटना यानी अपमान करना। तो जितने लोकोक्ति और मुहावरे के जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। बहुत आसान ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 पूछे जाएंगे जो कि इसको आप आसानी से कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं होता। देखिए जूतियों में दाल बांटना यानी अपमान करना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सरोज स्मृति के रचनाकार हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सरोज स्मृति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए यहाँ पे सरोज स्मृति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको निराला के नाम से जाना जाता है। सरोज स्मृति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। ये देखिए कभी कभी इन कालों का समय भी पूछ लिया जाता है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से इसका समय भी जान लेते हैं। जो आदिकाल है 1050 संवत से 1375 संवत तक, और जो भक्ति काल है 1375 से 1700 तक, और जो रीति काल है 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल जो है वो 1900 से आगे। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। इनका काल भी ध्यान दे लीजिए, आदिकाल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से आगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अध्यादेश में कौन सी संधि है? देखिए यदि अध्यादेश की हम संधि करें तो अधिधन आदेश। देखिए थोड़ा सा ट्रिक की तरफ भी हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। जैसे हमें कोई शब्द दिया,
बीच में जैसे जब जब आधा शब्द आता है, कोई भी आधा शब्द बीच में आ जा रहा है, तो वहाँ पे यदि मैक्सिमम संभावना, अधिकतम संभावना रहती है कि वो यड़ संधि होते हैं। ये इसको एज ए ट्रिक, ये आपके हर प्रश्न पे फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन एज ए ट्रिक इसको हम देख सकते, थोड़ा कहीं कहीं इसका प्रयोग हो सकता है। यदि जो हम संधि पे अच्छे से बात करते रहते हैं, तो यदि अच्छे से बात करें तो संधि को पढ़ने के लिए एक अच्छा समय भी चाहिए, तो हमारे पास उतने समय नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एज ए ट्रिक आप समझ सकते हैं। जब कोई वर्ड जब आधा होता है तो वहाँ पे संभावना रहती है कि वो यड़ संधि होता है। ये थोड़े ऑप्शन में सेट करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अध्यादेश में संधि, इसका संधि विच्छेद पहले कर दीजिए। तो इसका संधि विच्छेद होता है अधिधन आदेश, अधिधन आदेश। तो जहाँ पे मैंने कहा कुछ वर्ण होते हैं जो आधे उनका प्रयोग होता है, जब अधि ई और आ मिलके जो होता है यहाँ पे या दे देता है, और जो पहला भाग रहता है इसका, उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ध आधा हुआ और ई धन आ मिल के या दे दिया। तो मैंने एज ए ट्रिक कुछ वर्ड जैसे आधे आधे दिए रहते हैं, तो वहाँ पे यड़ संधि आता है। तो अध्यादेश में कौन सी संधि है? तो अध्यादेश में है यड़ संधि। अध्यादेश में कौन सी संधि है? यड़ संधि। एज ए ट्रिक के लिए आप वो नहीं कि आपके हर प्रश्न पे फॉलो कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम जगह अधिक प्रश्नों में आप इसके माध्यम से हल कर सकते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचवटी में समास है। देखिए पंचवटी में समास है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो देखिए कर्मधारय में तत्पुरुष समास को मैंने ऊपर बताया, तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें कारक का लोप हो जाता है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची शब्द होता है, उसका जो पहला शब्द होता है संख्यावाची होता है। तो यहाँ पे जो पहला है पंचवटी, पाँच को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा द्विगु समास। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास। देखिए हमें ऑप्शन की, यदि यहाँ पे अव्ययी भाव समास दिया रहा होता, देखिए एक कभी कोई प्रश्न पूछा था पंचगंगा, तो पंचगंगा में यदि आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया है द्विगु समास और अव्ययी भाव समास, तो हमें अब द्विगु समास दिया है और अव्ययी भाव समास, तो हमें अव्ययी भाव समास पे सही हमारा आंसर, तब वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। द्विगु समास जो होता है केवल ये संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, इस समूह को दर्शाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। द्विगु समास और अव्ययी भाव समास में थोड़े थोड़े कभी, जैसे पंचवटी दिया है यहाँ, ठीक है, पंचगंगा दे तो कितने लोग सोचेंगे तो पहला शब्द संख्यावाची दर्शा रहा, तो ये आपका द्विगु समास हो गया। तो ऐसा नहीं होता, पंचगंगा दिया है तो उसमें हमारा सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास। देखिए अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न कि पंचगंगा में कौन सा समास है, ये हमारा अक्सर, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा द्विगु समास। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। हम लोग अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, गौड़, प्रतिपद। तो देखिए ये ऑप्शन से हमें पता चल जा रहा है, इसका सही आंसर होगा दूसरा, प्रतिपन्न। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बघेली किसके अंतर्गत है? मैंने पिछले भी वीडियो में बताया हूँ, आज भी बता देता हूँ। बघेली जो है अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। बघेली जो है अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। तो इस पर हम लोग ज़्यादा समय खर्च न करते, अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान में कब अंगीकृत किया गया? तो देखिए इसको भी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हिंदी को भारतीय संविधान में कब अंगीकृत किया गया है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपके लिए मैं SW लिख देता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा। नैसर्गिक का पर्यायवाची होगा प्राकृतिक। यदि प्राकृतिक का विलोम पूछ दे तो कृत्रिम। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसको मैंने पिछले भी सीरीज में कराया हुआ है कि हिंदी का, ये अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न, तो ये हमारे सीरीज में भी रिपीट होते रहता है कि जिससे कि आपका रिवीजन हो पाए। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत, भारत भारती। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो और चंद्रप्रदाय द्वारा लिखी गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस? शांत रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार। पहले हम लोग जानते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति प्रेम होता है, रति प्रेम या वियोग होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को बस रस में क्या है, आप क्वेश्चन बस धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट में विपत्ति सोई। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे कोई शोक की बात हो नहीं, हंसी की कोई बात है नहीं, शांत रस का स्थायी होता है निर्वेद। यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस की बात हो, रति और प्रेम या वियोग की बात। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मुकुट मेरे पति सोई। यहाँ पे श्रृंगार रस है। ये देखिए पेपर में कई बार पूछे गए आते हैं, आगे भी उम्मीद है ये पूछे जाएंगे। तो हम लोग उसी दृष्टिकोण से जो प्रश्न आपके परीक्षा में रिपीटेड है, अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, उसी का हम प्रैक्टिस करें कि आपको एक आइडिया हो जाए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े सीरीज़ को देखने के बाद, और वहाँ जाएँ तो आप तुरंत सही विकल्प का चयन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए पढ़ाई लिखाई करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।